हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का पार्ट 2, जो कि है हमारा एनसीईआरटी की बुक का। और ये है हमारी क्लास 9 का चैप्टर 1, जो कि हम पहले पार्ट 1 ला चुके हैं। तो ये हमारी न्यू बुक जो एनसीईआरटी की आई है उसी का है, और जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। नेक्स्ट के हमारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या है हमारे टॉपिक्स। तो आइए वन बाय वन जान लेते हैं कि हमारे कौन से टॉपिक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्चुअल में ग्रेडेशन है क्या। फिर हम जानेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हमारा जो ग्रेडेशन है वो होता है, और कौन से इसके एजेंट्स हैं। तो देखिए, ग्रेडेशन लेबलिंग ऑफ अर्थ सरफेस थ्रू वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। कि जो ग्रेडेशन का मतलब क्या है, क्रमिक विकास होना। तो इसके जो एजेंट्स है उसमें हम पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में, कि जो इसका एजेंट है वो क्या है। एक तो वेदरिंग हो गया, सेकंड हो गया इसका इरोजन यानी कि अपरदन होना, थर्ड हो गया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब निक्षेपण, यानी कि जो हमारी रिवर्स वगैरह अपने साथ रेत मिट्टी गाद लेकर आती है, वो क्या कर देती है, वहीं पर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देती है, बिछा देती है, जिससे हमारा जो लेवल है वो होता है। और इससे ही क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है उसका क्या होता है, समतलीकरण होता है, यानी कि उसको वो लेवल में आ जाती है। अब वहीं अगर हम इसके फर्स्ट टॉपिक की बात करें, रनिंग वाटर की, इसका फर्स्ट एजेंट क्या है हमारा, रनिंग वाटर यानी बहती हुई, बहता जल, यानी कि और बहता हुआ जल कहाँ होता है, नदियों में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है, इसका कारक है। शेपिंग लैंडस्केप थ्रू इरोजन इन अपर कर्स, वी शेप्ड वैलीज, एंड डिपोजिशन इन लोअर कर्स यानी कि एलुवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स। तो अगर हम जो ऊपरी जलमार्ग में अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो होता है ये अपरदन के थ्रू होता है, यानी कि इरोजन के थ्रू होता है, और इससे वी आकार की घाटियां बनती है। और निचले मार्गों में अगर हम देखते हैं इसका, तो ये होता है हमारा आ, निक्षेपण के कारण यानी कि डिपोजिशन के कारण। और ये एक्चुअल में तो होता क्या है कि जो बाढ़ होती है उसके थ्रू आ जाता है, खाद वगैरह उसको डिपॉजिट कर देता है। और यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल मिलेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, रनिंग वाटर के फैक्टर हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें विंड की, तो जो हमारा विंड है यानी कि पवनें होती है, हवाएं होती है, प्राइमरली एक्टिव इन एरिड एंड कोस्टल रीजन। ये कहाँ पर एक्टिव होती है सबसे ज्यादा, एरिड या और कोस्टल रीजन्स में। एरिड होता है जो सूखा रीजन होता है, एंड कोस्टल जो हमारा समुद्र के किनारे वाले तटीय क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं। क्रिएटिंग लैंडफॉर्म्स, क्या क्रिएट करते हैं, ये लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। एंड सन ड्यूज एंड मशरूम रॉक्स थ्रू डिफ्लेशन एंड एब्रेशंस। और साथ ही साथ ये क्या होती है, डिफ्लेशन और एब्रेशन यानी अपघर्षण और अपवाहन के थ्रू क्या करती है, रेत के टीले बनाती है। और आपने देखा होगा मशरूम के शेप के रॉक्स होते हैं, वैसी आकृतियों का क्या करती है, ये निर्माण करती है, यानी कि विंड। तो ये हमारे दो फैक्टर्स पढ़ लिए हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है। तो आइए बाकी के फैक्टर्स देख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर आता है हमारा ग्लेशियर। तो ग्लेशियर यानी कि हिमनद, यानी कि जो हमारे बर्फ वाला क्षेत्र होता है उसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। स्लो मूविंग मास ऑफ आइस दैट इरोड एंड डिपोजिट मटेरियल टू क्रिएट यू शेप्ड वैली एंड रोड्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, बर्फ की धीरे धीरे बहने वाली विशाल डिपॉजिट्स होते हैं, जो मलबे को अपरदित और निक्षेपित करके क्या करते हैं, यू आकार की घाटियों का और फ्योर्स का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम फोर्थ की बात करें यानी सी वेव्स की, यानी कि जो सी वेव्स यानी समुद्र की लहरें होती हैं वो चलती हैं। ड्राइव कोस्टल इरोजन, ये क्या करती है, कोस्टल एरिया में इरोजन लाती है। एंड डिपोजिशन फॉर्मिंग फीचर्स लाइक क्लिफ, बीचेस एंड सैंड बार्स। तो ये क्या करती है, तटीय अपरदन और विक्षेपण को संचालित करती है, यानी कि चलाती है। एंड जिससे चट्टानी यानी कगार, यानी कि जो चट्टानी कगार क्या होते हैं, क्लिफ्स, हमारे चट्टानी क्लिफ्स होते हैं। रेतीले तट होते हैं, बीचेस मतलब जो रेत वाले तट होते हैं, एंड सैंड बार्स, और रेत के टीले जैसी आकृतियों का क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं। वहीं अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो देखते हैं हमारा ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारा जमीन के अंदर पानी है उसके बारे में देखते हैं। ग्राउंड वाटर यानी भूजल जो होता है उसके बारे में। रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग कास्ट एंड लैंडस्केप्स, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो चट्टानों के घुलने की प्रक्रिया यानी कि कास्ट
लैंडस्केप्स यानी कि जो गुफाएं वगैरह बनाते, केव्स हो गया, सिंक होल्स हो गए, उनके लिए ये क्या करती है, उनके माध्यम से आकार देती है उनको, क्या करती है, थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स के घुलने, चट्टानों के घुलने से ये हमारी क्या बनती है, ये लैंडस्केप्स वगैरह बनती है। आइए अब इसको थोड़ा हम पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं, जो हमने एजेंट्स पढ़े हैं कि किस तरीके से हमारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में हमारे ये सब चीजें काम करती है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं रिवर्स की, तो देखिए रिवर की पिक्चर है, जो कि किस तरीके से वर्क करती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के थ्रू ये वर्क करती है। लैंडफॉर्म्स क्या बनाती है, ये वैलीज बनाती है, वाटरफॉल एंड फुट फ्लड प्लेन्स। तो ये हमारे जो है ये फैक्टर्स है किसके, रिवर्स के। वहीं अगर हम विंड की बात करते हैं तो ये वर्क करती है, इरोजन डिपोजिशन है इन डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट में क्या करती है, ये इरोजन करती है और डिपोजिशन करती है। लैंडफॉर्म्स की देखिए तो यहाँ पर कौन से लैंडफॉर्म्स बनेंगे, सैंड ड्यून्स बनेंगे एंड ब्लू प्लेन्स बनेंगे। तो ये दो फैक्टर्स हैं, विंड जो कि वहां पर हमारी किस तरीके की लैंड फॉर्म होगी, और रिवर में देखिए हमारी लैंड फॉर्म होगी वैली, वाटरफॉल्स। वहीं अगर हम ग्लेशियर की बात करते हैं यानी आइसी एरियाज की अगर हम बात करें, तो स्लो मूवमेंट ऑफ आइस इरोड लैंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है इनका, ठीक है, आइस का। तो ये उसके थ्रू हमारी जो लैंड फॉर्म्स होती है वो कैसी बनेंगी, यू शेप्ड वैलीज बनेंगी एंड मोरेन्स बनेंगे। वहीं अगर हम सी वेव्स की बात करते हैं तो सी वेव्स जो होती है वो हमारी कहाँ पर होती है, कोस्टल एरियाज में होती है, और यहाँ पे क्या होता है, इरोजन भी होता है एंड डिपोजिशन भी होता है। वहीं अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे, क्लिफ्स बनेंगे, बीचेस बनेंगे एंड सैंड बार्स बनेंगे। तो ये हमारे ग्रेडेशन ऑफ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है, जो कि हमने पिक्चर के थ्रू भी इजीली आपको समझा दिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इजीली आप अपने नोट्स बना सकते हो, और ये आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। आइए अब हमने जो एजेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन के बारे में पढ़ा है, उनके हम जितने भी एजेंट्स हैं उनको वन बाय वन ब्रीफली पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, हमारे फर्स्ट है हमारा रिवर सिस्टम ग्रेडेशन, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, और देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखिए, अपर कर्स की अगर हम बात करें यानी कि यूथ स्टेज, यानी कि जो अपर स्टेज है, अपर कर्स होता है यानी कि जो ऊपरी मार्ग है हमारा, इसको युवा अवस्था भी कहा जाता है। तो इसके अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन क्या है इसकी, माउंटेनियस सोर्स की, ये कहाँ से निकलती है, माउंटेनियस से, पर्वतों से निकलती है, जहां से नदियों का सोर्स होता है। ग्रेडियंट क्या है, वेरी स्टिप, यानी कि बहुत ही तेजी से इनका जो ढलान होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। प्रोसेस की बात करें अगर हम इसके प्रोसेस की, यानी कि वर्टिकल इरोजन, तो ये कैसा इरोजन होगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ होगा, डाउन कटिंग होगा। की लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी लैंडफॉर्म्स बनेंगी, वी शेप्ड वैलीज बनेंगी, वाटरफॉल्स बनेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा झरने, जो ऐसे इस झरनों में क्या होता है कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता है। गॉर्ज हो गए, यानी कि जलप्रपात हो गए, रैपिड्स हो गए, रैपिड्स होती है शिप्रिकाएं, आपने नाम सुना भी होगा इसका। इंटरलॉकिंग हो गई, यानी कटक्स वगैरह जो बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, और ये देखिए आप इसको इजीली अपने एग्जाम के पॉइंट से शॉर्ट कीज में आप लिख सकते हैं। वहीं अगर हम एनर्जी की बात करें यानी कि ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये हाई वेलोसिटी के होते हैं, यानी कि उच्च वेग से आते हैं, एंड इसकी जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है, बहुत ही लो होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अपर कर्स, और देखते हैं कि अपर कर्स, ये जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये हमारा अपर कर्स है जो ऊपर से आ रहे हैं। तो ये हिमालयन यानी कि माउंटेन रेंज से आ रही है, और हमारी जो नदियां है वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है वर्टिकली। और इरोजन भी कैसा होता है इसका, डाउन कटिंग में होता है। क्या बना रही है ये, यहाँ पर देखिए एक ऐसी शेप है, वी आकार की घाटियां बना रही है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा जो होगा मिडल कर्स एंड लोअर कर्स, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए मिडिल कर्स और लोअर कर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मिडिल कर्स, यानी कि मध्यवर्ती मार्ग, इसको परिपक्व मैच्योर स्टेज भी बोलते हैं, यानी परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन फ्रॉम हाईलैंड टू प्लेन, यानी कि ये उच्च मैदानों से पहाड़ी चीजों से पहाड़ों से निकलकर कहाँ पर जाती है, मैदानों तक इनका ट्रांजिशन होता है, लोकेशन होती है। ग्रेडियंट्स की बात करते हैं तो इसका जो जेंटलर एंड मॉडरेट स्लोप, यानी कि जो ढलान है वो मध्यम आकार का होता है, और जेंटलर मतलब कोमल, थोड़ा सॉफ्ट होता है।
प्रोसेस की अगर हम बात करें, लैटरल इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो इनका प्रोसेस है वो कैसा होगा, किनारों की तरफ से क्या होगा, इनका कटाव होगा और क्या होगा, परिवहन होगा। वहीं अगर हम की लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं कि कौन-कौन सी स्थलाकृतियाँ यहाँ पर बनती है, तो मिएंडर्स बनती है, यानी कर्व्स बनेंगे। कर्व्स क्या होती है, हमारी वी शेप की आकार की घाटियाँ, जो विसर्प भी कहा जाता है, जो कि हम आपने देखा होगा कि जहाँ पे नदियाँ क्या लेती है, अपना टर्न करती है। विंड विंडिंग वैली, ऑक्सबो लेक, एलुवियल फैंस, तो ये इन सब चीजों के, यानी कि का खाड़ी का घाटी का क्या होना, विंडिंग वैलीज मतलब घाटी का चौड़ा होना। वेरी ऑक्सबोल लेक्स का मतलब क्या होता है, गोखुर झीलें, हम लोगों ने नाम सुना भी होगा। एंड एलुवियल फैंस मतलब जलोढ़ पंख। वहीं अगर हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं, तो मॉडरेट वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, मॉडरेट होती है, यानी मध्यम वर्ग की होती है। इंक्रीज्ड वॉल्यूम, और जो इनकी वॉल्यूम में होती है वो भी कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है, इंक्रीज होती है। वाइड ट्रिब्यूटरी, जैसे इसमें सहायक नदियां मिलती है, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहीं अगर हम लोअर केस की बात करें, यानी कि ओल्ड स्टेज, जो लोअर केस है वो हमारा कैसा होता है, वृद्धावस्था वाला कहा जाता है। तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, तो नियर द माउथ यानी सी लेक, जब हमारी नदियां सी के या लेक के बिल्कुल मुहाने पर आ जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड स्टेज कहलाती है, यानी कि वही इसकी लोकेशन कहलाती है। ग्रेडियंट्स की बात करें, ऑलमोस्ट फ्लैट, हमेशा कैसी होंगी, ये सीधी होंगी, समतल होंगी। वहीं अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं, तो डिपोजिशन कैसा होता है, इसका सेडिमेंट एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि गाद का क्या होता है, वहां पर जमा होता है। की लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो वाइड फ्लड प्लेन्स, लेवीज, डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूटरी स्प्लिटिंग की अगर देखी जा सकती है यहाँ पर, यानी कि जो विस्तृत बाढ़ के मैदान होते हैं। लेवीज होती है हमारी, जो विभिन्न तटबंध होते हैं। डेल्टा आपने सुना होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि जो नदी की विभिन्न विभिन्न धाराएं होती है, उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी एनर्जी कैसी होती है, लो वेलोसिटी, क्योंकि एकदम बिल्कुल समतल पे है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम पाई जाएगी, यानी कि सबसे अधिक इसका अगर आयतन मिलेगा, तो आपको लोअर कर्स में मिलेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स थे हमारे रिवर सिस्टम के, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो रिवर्स है वो अपनी स्टेजेस पार करते हुए ओल्ड स्टेज तक पहुंचती है। तो आइए अब जान लेते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की, कौन कौन से मेजर हमारे लैंडफॉर्म्स हैं। तो देख लेते हैं हम वन बाय वन। तो फर्स्ट आता है हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स में आप देखेंगे कि नेचुरल एलिवेशन हायर देन 2000 फीट विद स्टीप स्लोप एंड पीक्स। टाइप्स इंक्लूड करेंगे अगर इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया एंड वॉल्केनिक माउंटेन हो गया। यानी कि जो 2000 फीट से अधिक ऊंची आकृतियां होती है वो हमारी सारी माउंटेन्स में होती है। इनकी जो ढलानें होती है वो एकदम बिल्कुल खड़ी होती है, चोटियां होती है, इन पे पीक्स मतलब इनकी चोटियां होती है। अगर इनके हम प्रकार यानी कि टाइप्स के बारे में बात करें, तो ये कैसी होंगी, हमारी फोल्ड हिमालयस में, फोल्ड में हमारे माउंटेन्स में आता है हमारा हिमालयस। ब्लॉक्स होते हैं हमारे, एंड वोल्केनिक माउंटेन्स मतलब ज्वालामुखी वाले पर्वत भी इसमें शामिल है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं प्लेटू की, तो प्लेटू नोन एज टेबल लैंड, जैसे कि आपने एक टेबल की शेप देखी है, इसी तरीके से हमारे प्लेटूज होते हैं, इनको पठार कहा जाता है। दीज आर फ्लैट टॉप हाईलैंड, ये कैसे होते हैं, फ्लैट टॉप होते हैं, मतलब सीधे एकदम समतल होते हैं, और हाईलैंड्स पर यानी बहुत थोड़े ऊंचे होते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम देयर सराउंडिंग बाय स्टीप स्लोप, यानी कि जो हमारे ढलान है उनसे थोड़े से क्या होते हैं, आसपास के क्षेत्रों से थोड़े अलग होते हैं और ऊंचे होते हैं। वहीं अगर हम थर्ड प्लेन की बात करते हैं, यानी मैदानों की बात करें, तो लार्ज होंगे ये रिलीफ स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड ऑफन फॉर्म बाय रिवर सेडिमेंटेशन। तो इनका जो निर्माण है मैदानों का, वो किससे होता है, समतल जो हमारी नदियां द्वारा लाए गए डिपोजिशंस होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, इनका निर्माण होता है। दीज आर क्रिटिकल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, तो ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल भी हो जाते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, तो मानव के लिए क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्रिटिकल भी है। और क्योंकि यहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्रीज, अपने उद्योग धंधे वहां पर लगा सकते हैं, और ये हमारे ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, हिल्स की, हिल्स मतलब पहाड़ियां, लैंडफॉर्म दैट राइज अबव द सराउंडिंग टेरेन, जनरली लेस स्टीप देन माउंटेन।
यानी कि जो अगर ऐसी भूमियां जो आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठी होती है, लेकिन आमतौर पर जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनसे थोड़ी कम होती है ऊंची, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं, यानी पहाड़ियाँ। माइनर यानी अदर लैंडफॉर्म्स की बात करें, कुछ अन्य छोटी लैंडफॉर्म्स की अगर हम देखते हैं, तो उसमें आती है हमारी वैलीज, बेसिन्स, कैनियंस। ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्या होती है, शामिल होती है। तो ये कुछ हमारी लैंडफॉर्म्स है। देखिए हमने इसमें आपको एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाया, जिसमें हमारे माउंटेन्स है, हिल्स है, वैलीज है, डेजर्ट है, प्लेन्स है एंड प्लेट्यूज है। तो दीज आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ आर लैंड। देखिए हमने एक पिक्चर के थ्रू भी इमेज दिखाई है, जिसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स दिखाए। ये है हमारा प्लेटू, आपको टेबल की शेप में दिख रहा है, एकदम बिल्कुल समतल, जो कि आसपास की भूमि से कैसा है, थोड़ा ऊंचा है। तो ये हमारे प्लेटूज कहलाते हैं। माउंटेन्स होते हैं हमारे, जो हमारे पर्वत होते हैं, जिनकी हाइट जो है वो 2000 से अबव होती है। ये हमारी वाटरफॉल्स है, जो कि हमें निकल कर आ रही है, और यही अपने साथ डिपोजिशंस वगैरह लेकर आती है, और यहाँ पे किसका निर्माण करती है, ये प्लेन का निर्माण करती है। तो ये हम कुछ पिक्चर में हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे जो मेजर लैंडफॉर्म्स है यहाँ पर शो किए गए हैं। आइए अब देख लेते हैं थोड़ा माउंटेन्स के बारे में और उनके टाइप्स और फॉर्मेशंस के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की, यानी कि जो फोल्ड माउंटेन है वो हमारा, उसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा हिमालय पर्वत। Fold mountains are large, elevated mountain range formed by the compression and buckling of sedimentary rock layer when the tectonic plates collide at convergent boundaries. यानी कि जब हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं, कि एक बहुत बड़े होते हैं, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनका निर्माण कब होता है, जब हमारी कन्वर्जेंट जो बाउंड्रीज यानी सीमाएं होती है, वो उस पर जो टेक्टोनिक प्लेट से होती है, वो आपस में टकराती है। यानी कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारी जब दो प्लेटें आमने सामने एक दूसरे के टकराती है, यहाँ से भी आ रही है और ये यहाँ से भी आ रही है, तो ये दोनों प्लेटें आपस में क्या करती है, एक दूसरे से टकराती है। तो जैसे इसमें हल्की वॉल्यूम वाली प्लेट होती है, वो हमारी नीचे की तरफ चली जाती है, और जो हमारी हैवी वाली वॉल्यूम की प्लेट होगी वो इसके ऊपर आ जाती है। तो जब ये ऊपर आती है, तो जब ऊपर आने से ही हमारे क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये दिख रहे हैं आपको शेप में, ये हमारे सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ये एग्जांपल है हिमालयन माउंटेन का, कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है वो हमारे सारे किससे बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। और वो बने हैं हमारे कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट के थ्रू, यानी कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो एक जो हल्की वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, और जो हमारी भारी वाली प्लेट है वो हमारी उसके ऊपर आ जाती है। इसी से हमारे किसका निर्माण होता है, हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण होता है, और इन्हीं को फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टाइप की, जो है वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। Are formed by the accumulation of erupted material like lava, ash, and rock, often creating steep, iconic peaks or broad, gentle slope. Famous example include active stratovolcano like Mount Fuji, जो कि हमारा जापान में है, Mount Etna इटली का है, and Mount Rainier है जो हमारा यूएसए में, along with shield volcanic like Mauna Loa, यानी कि ये हवाई में है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है जो वोल्केनिक माउंटेन्स के हैं। होता क्या है कि जो हमारे जो ज्वालामुखी पर्वत है वो हमारे लावा, राख हो गई, चट्टाने हो गई, जैसे ही जमा होते हैं, और इनमें क्या होता है, एक तरीके से विस्फोट होता है। तो इनके विस्फोट होने के जमा इन जमा होने से क्या होता है, ये बनते हैं। ये अक्सर ऊंचे होते हैं और चौड़े होते हैं, और ये धीमी ढलान वाले होते हैं। तो ये देखिए हम एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, इसी से हमारे जो माउंटेन्स है वो बने हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो माउंट फूजी हो गया, जो कि हमारा कहाँ पर है, जापान में है। माउंट एटना हो गया, जो कि इटली में है। माउंट रेनियर हो गया, जो कि यूएसए में है। सील्ड ज्वालामुखी ये कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, और इनकी ढलान कैसी होती है, बिल्कुल ही कम होती है। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल ले, तो ये है मोना लाओ, जो कि कहाँ पर है, हवाई में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हमारे इसमें दिखाए गए हैं। ये देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पिक्चर है, इसमें मैग्मा चैम्बर दिख रहा होगा आपको। मैग्मा चैम्बर, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है। यहाँ से हमारा क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, जहाँ पे मैग्मा क्या होता है, इकट्ठा रहता है।
और मेन वेंट होता है। मेन वेंट क्या है? जहां से हमारा मैग्मा निकलना शुरू होता है, यानी कि जो लावा है वो बाहर निकलेगा। फिर लावा फ्लो की अगर हम बात करें तो लावा फ्लो क्या होता है? जो पहाड़ की ढलान पर बहता हुआ आता है। ये देखिए बाहर से निकला और ये कहाँ पर आएगा? पहाड़ों पर बहता हुआ निकलेगा। वहीं अगर हम ऐश क्लाउड की बात करते हैं तो ऐश क्लाउड क्या होते हैं? यानी कि जो विस्फोट के दौरान जो हवा में फैल जाती है राख, ये हमारी ऐश क्लाउड है। तो ये पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा प्लेन्स। प्लेन्स में हम देखेंगे रिवर एलुवियल एलुवियल प्लेन, यानी कि जो हमारे जलोढ़ मैदान वाले होते हैं, नदी क्षेत्र, उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट सिल्ट सैंड क्ले ब्रोड डाउन बाय रिवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी कि जब नदियां अपने बहुत लंबे टाइम तक क्या करती है? अपने साथ क्या लेकर आती है? सिल्ट सैंड और क्ले को लेकर आती है, और वो उसका क्या कर देती है? डिपोजिशन कर देती है, यानी उसका जमाव कर देती है नदियों के किनारों पर। तो उससे क्या होता है? हमारे रिवर एलुवियल प्लेन्स बनते हैं। टिपिकली इन रिवर वैलीज और फ्लड प्लेन्स, यानी ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्यतः नदी घाटियों पर और बाढ़ के मैदानों पर ये पाए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी विशेषताओं को देखें, एक्सट्रीमली फर्टाइल, तो ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, यानी उपजाऊ होते हैं। फ्लैट लैंडस्केप सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और हमारे जो एग्रीकल्चर के लिए कैसी भूमि की जरूरत होती है? फ्लैट की, यानी कि एकदम समतल भूमि क्षेत्र की। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, द इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यानी कि सिंधु गंगा का मैदान है, उसको हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज नाइल डेल्टा इजिप्ट, जो हमारा मिस्र का नील डेल्टा है, उसको हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं जो कि शो करते हैं रिवर एलुवियल प्लेन के बारे में। सेकंड बात करते हैं कोस्टल प्लेन, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। Low-lying land located adjacent to a sea coast, formed either by the uplift of the continental shelf or by sediment deposition by river at the sea mouth। तो देखिए कोस्टल प्लेन्स होते क्या है? जो तटीय मैदान होता है समुद्र के पास, कम ऊंचाई पर वाली भूमि होती है। इनका निर्माण होता है या तो जब महाद्वीपों के जलमग्न हो जाने से, जलमग्न सीमा के ऊपर उठने से होता है, या नदियों द्वारा समुद्र के मुहाने पर जब अवसाद को ये जमा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? इनका निर्माण होता है। वही अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी इसकी विशेषताओं को देखें, जनरली नैरो, तो ये कैसे होते हैं? आमतौर पर नैरो मतलब चौड़े होते हैं, संकरे होते, सॉरी चौड़े नहीं, संकरे होते हैं। ऑफन फीचरिंग बीचेस, लगून्स एंड डेल्टास, और इसमें अक्सर रेतीले क्या मिलेंगे आपको? तट मिलेंगे, लेगून्स मिलेंगे और डेल्टास मिलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, वो इसका एग्जाम्पल है। बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, जो कि हमारा, ये देखिए ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है? ईस्ट घाट है ये, एंड ये बे ऑफ बंगाल है। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, इसका थर्ड पॉइंट है ग्लेशियल प्लेन्स, यानी कि जो हमारे हिमानी मैदान होते हैं उनके बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर्म बाय द मूवमेंट एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी कि जो हमारी ग्लेशियर्स है उसके मूवमेंट्स की वजह से और इसके पिघलने के कारण क्या होता है? इनका निर्माण होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल कैरिड बाय आइस और बाय द मेल्ट वाटर स्ट्रीम, यानी कि जो हमारी बर्फ है उसके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे और पिघले हुए पानी की धाराओं द्वारा इनके जमाव से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं को देखें। ऑफन फीचर अनसॉर्टेड सेडिमेंट, कैटल लेक्स एंड स्मूथ टोपोग्राफी, यानी कि जो इनमें अक्सर क्या होते हैं? अवर्गीकृत तलछट होते हैं, यानी अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? केटल झीलें पाई जाती है यहाँ पर, और सपाट स्थल आकृतियां भी देखने को मिलती है। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, आउट वॉश प्लेन, यानी कि संदूर, एंड टिल प्लेन्स, तो इसके दो हमारे टाइप्स हैं। एक तो हो गया आउट वॉश मैदान और दूसरा हो गया टिल मैदान। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है उसका ये उसका एग्जाम्पल है।
प्लेन्स इन नॉर्थ जर्मनी, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया नो उत्तरी जर्मनी का मैदान। तो ये क्या हो गए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो दिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और आपके जो एग्जाम के पर्पज से ये शॉर्ट के नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो आइए अब देख लेते हैं हम वैली के टू टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और वो टू टाइप्स हैं हमारे वी शेप्ड वैली एंड यू शेप्ड वैली। फर्स्ट हम देखते हैं वी शेप्ड वैली के बारे में। फॉर्म्ड बाय रैपिड डाउनवर्ड इरोजन फ्रॉम रिवर इन माउंटेनियस एरियाज, कैरेक्टरिस्टिक बाय स्टीप साइड एंड अ नैरो वी शेप्ड बॉटम। तो इनका निर्माण कैसे होता है जी? पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों द्वारा तीव्र नीचे की ओर और कटाव के कारण होता है, यानी कि इरोजन के कारण होता है। यानी कि जब पहाड़ों से ऊपर से नदियां नीचे की तरफ गिरती हैं तो इसका निर्माण होता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि ये खड़ी ढलान वाली होती है, और एक संकरा वी आकार का इसका क्या होता है? बॉटम होता है, यानी कि तल होता है। वही अगर हम यू शेप्ड वैलीज की बात करें तो फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर विंडिंग एंड deepening existing V-shaped valley through plucking and abrasion, resulting in steep side and a wide, flat or rounded floor। कि इनका जो निर्माण है वो किससे होता है? ग्लेशियर यानी हिमनदों द्वारा मौजूद जो वी आकार की घाटियां हैं उसको चौड़ा और गहरा करने से होता है। प्लकिंग एंड अबर्शन, अबर्शन मतलब घर्षण। इसकी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि जो घाटियां हैं वो खड़ी दीवारों और एक छोटे सपाट गोल तल वाली घाटी में क्या हो जाती है? बदल जाती है। और इससे हमारी जो यू शेप की जो वैली है, घाटी है, उसका क्या होता है? निर्माण होता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारा वो है डेजर्ट फॉर्मेशन। तो डेजर्ट फॉर्मेशन को हम देखते हैं, तो उसमें पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा देख लेंगे और फिर इसकी इमेज जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म्स इन अ रीजन विद वेरी लो एनुअल precipitation, often driven by shrinking dry air currents, high temperatures और mountain rain shadow। तो डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, यानी जो डेजर्ट रेगिस्तान है उसका निर्माण कैसे होता है? तो डेजर्ट का जो निर्माण होता है उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां पर जो वार्षिक वर्षा है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है, यानी पूरे साल जो है बारिश जो है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में होती है। इसका निर्माण अक्सर निम्नलिखित कारणों से भी होता है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो शुष्क वायु धाराएं हैं, यानी कि ड्राई एयर करेंट्स, यानी कि जो सूखी वायु धाराएं हैं उनकी लहरों की ओर नीचे की ओर दबाव होने से भी इनका निर्माण होता है। हाई टेम्परेचर यानी कि ज्यादा उच्च तापमान या ज्यादा गर्मी होने से भी क्या होता है? हमारे डेजर्ट्स का निर्माण होता है। और माउंटेन रेन शैडो, यानी कि जो पर्वतीय वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाते हैं, यानी कि जहां पर बारिश हो रही है और वहां पर माउंटेन्स क्या कर देते हैं? बादलों को आगे जाने से रोक देते हैं। तो उस एरिया में भी क्या होता है? जहां पर वो जाने से रोक रहे हैं उससे जो ऑपोजिट एरिया होगा वहां पे बारिश कम होगी, जिस वजह से डेजर्ट का निर्माण होता है। तो देखिए हमारी यहाँ पे जो इमेज शो की गई है, यहाँ पर आपको एक माउंटेन दिख रहा है आपका ये हमारा माउंटेन है। यहाँ ओशन है, ओशन से बादल बने, इन्होंने क्या करा? यहाँ पे बारिश कर दी। लेकिन हमारे जो माउंटेन्स है इसकी वजह से ये बादल आगे नहीं जा पाते और ये बारिश पूरी जो है वो यहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ग्रीनी एरिया मिलेगा, लेकिन इसकी दूसरी साइड पर जहाँ पे रेनफॉल क्या हुई, बारिश बहुत कम पहुंच पाती है या ना के बराबर है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? पूरा जो एरिया मिलेगा वो कैसा मिलेगा? डेजर्ट वाला। तो हमारे जो डेजर्ट है फॉर्म होते हैं वो किन कारणों से होते हैं? एक तो ड्राई एयर करंट यानी कि सूखी वायु धारा की वजह से, हाई टेम्परेचर यानी कि ज्यादा गर्मी की वजह से, और माउंटेन रेन शैडो यानी कि जो पर्वतीय वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है जो एरिया, वो भी हमारा डेजर्ट में फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म्स की। जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स है यानी कि जो तटीय स्थलाकृति है उनका निर्माण कैसे होता है? कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर natural feature shape at the land sea boundary by the continuous action of waves, tides, currents and winds। कि जो हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका निर्माण जो है वो लहरों के थ्रू, ज्वार भाटाएं, ठीक है, और हमारी हवा की जो निरंतर प्रक्रिया होती है उनके द्वारा थल और समुद्र की सीमा पर ये बनते हैं, यानी कि लैंड सी पर बनते हैं। जहाँ पे समुद्र और लैंड का क्या होता है? बाउंड्री होती है, वहां पर ये क्रिएट होते हैं। तो देखिए जो हमारी इमेज है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लैंडफॉर्म है और ये हमारा सी एरिया है। तो यहाँ पे होता क्या है? ये जमीन और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर बनते हैं, ठीक है।
और इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है कि इसके जो फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो वेव्स होंगी, करंट होंगे यानी समुद्री धाराएं होंगी, और मुख्य रूप से विंड जो होती है वो टाइड्स हो गए, वेव्स हो गए। ये सब क्या है, इसके मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनका निर्माण होता है, तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर आप एक केव भी देख सकते हैं, तो जो केव है इसका भी निर्माण इसी की वजह से हुआ था। आर्क का निर्माण भी इसकी वजह से हुआ है। जो स्टैक है जो हमारे पिलर की शेप में खड़े हुए हैं, ये भी सबका निर्माण किस वजह से हुआ है, हमारे इन्हीं कारणों से हुआ है। आइए अब देख लेते हैं हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में। और लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल लैंडफॉर्म्स के बारे में तो हमने पीछे पढ़ ही लिया है सारी वीडियोस में। अब देखते हैं कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर है वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं और क्या इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। अ नेचुरल डिजास्टर इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल अर्थ प्रोसेसेस। कि जो हमारी नेचुरल डिजास्टर है यानी कि जो एक प्राकृतिक आपदा है वो पृथ्वी की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। यानी कि जब हमारी अर्थ में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, उसी की वजह से हमारे क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती है। सच एज फ्लड्स, जैसे कि बाढ़ का आना, हरिकेन्स का आना। हरिकेन्स होते हैं ना तूफान, बवंडर। एंड टोर्नेडोज, बवंडरों का आना। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट होना। अर्थक्वेक, भूकंप का आना। एंड वाइल्ड फायर्स, यानी कि जंगलों में आग लग जाना। तो ये सारी जो घटनाएं हैं जो अपने आप होती है, ये इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक, जो कि हमारे नेचुरल डिजास्टर का एक पार्ट है। एन अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the sudden dislocation of the material with the earth's outer layer और crust। यानी कि होता क्या है, जब भूकंप जो है वो पृथ्वी की भारी हमारी परत होती है जो कि क्रस्ट है, इसके जो अंदर है अचानक क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी कि चीजों का हिलना, जिससे जमीन क्या होने लग जाती है, जमीन में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो उसी को क्या कहा गया है, अर्थक्वेक कहा गया है। When force is pushing on a mass or rock overcome friction holding the rock in a place and block of rocks slip against each other, earthquake may occur। क्या होता क्या कि जब चट्टानों पर दबाव डालने वाला बल उस घर्षण बल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जो उन्हें अपनी जगह पर थामे रखता है। यानी कि कोई चीज अगर अपनी प्लेस पर है, अगर वो उस चीज को जकड़ने में कमजोर महसूस करती है और वो अपने घर्षण से क्या हो जाती है, वो अपनी चीजें हिल जाती है, तो चट्टाने एक दूसरे के ऊपर से फिसलने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारे भूकंप जो है वो क्रिएट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ होती है, कई बार आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि हिलने लग जाती है। तो जब हमारी अर्थ के अंदर ही क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। और इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ता है कि सारे के सारे घर जो है वो ढह जाते हैं और सड़कें, जमीन जो है वो फट जाती है। तो क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। कि किसका लॉस होता है, एनिमल्स का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। और जो थिंग्स है, हमारे आसपास चीजें हैं, उनका भी क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है। तो अर्थक्वेक क्या एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि अर्थ के नीचे मूवमेंट होने से होती है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारी लैंडस्लाइड है। एंड क्या है, एवलनेक है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। एवलेंच क्या होता है कि हमारे जो हिमस्खलन होता है ना, यानी कि बर्फ का क्या होना, बर्फ का टूटकर गिरना, बर्फ के पहाड़ का टूटकर गिरना, तो वो उसे क्या कहते हैं, एवलेंच बोलते हैं। तो आइए लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, अ लैंडस्लाइड इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक। कि जो लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ उनका खिसक कर गिरना, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप ट्रिगर्ड बाय ग्रेविटिंग एक्शन और वीकेंड स्लोप्स। कि जब चट्टाने जो होती हैं वो मलबे या मिट्टी का ढलान नीचे की ओर होने लगता है, जो कमजोर ढलानों पर किस वजह से होता है, फ्रिक्शन यानी ग्रेविटी, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इसी की वजह से क्या होती है, हमारी देखिए ऊपर जो हमारी लैंड है और ये स्लाइड होकर क्या हो रही है, नीचे की तरफ खिसक रही है। तो इसी को बोलते हैं जमीन, जब हमारी चट्टानों का ऊपर से नीचे की तरफ खिसक कर आना, इसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो आपको ये इमेज से इजीली पता चल रहा होगा। वही हम अगर एवलांच की बात करते हैं, तो इज अ रैपिड डेंजरस फ्लो ऑफ स्नो, आइस और डेब्रिस डिसेंडिंग अ स्लोप
often triggered by unstable snowpack, weather change और human activity। यानी जो हिमस्खलन होता है, बर्फ का खिसकना, तो ये क्या होता है कि ढलान नीचे उतरने वाली बर्फ, पाले या मलबे का एक तेज और खतरनाक प्रभाव होता है, जो अक्सर क्या होता है बर्फ की परत और मौसम में बदलाव या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से शुरू होता है। तो ये सभी कारण है जो कि हमारे नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है, जो किसी ना किसी वजह से क्या होते हैं अपने आप होते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड इज अ नेचुरल सडन कैटास्ट्रोफिक रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक caused by the failure of natural moraine और आइस डैम्स। तो होता क्या है कि जो ग्लेशियर झील का फटना क्या होता है कि जब पानी का अचानक से और विनाशकारी तरीके से क्या होता है ये निकलने लगता है, यानी कि जब बर्फ है वो एकदम से उसका पहाड़ टूटा और पानी के रूप में वो ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है, या फिर बांध बर्फ के जो बांध होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है पानी का बहाव बहुत तेजी से आता है और ये क्या होता है ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। इसी को क्या बोलते हैं ग्लोव कहा जाता है। और ये भी क्या है एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है। वही हम डस्ट स्टॉर्म की बात करें तो डस्ट स्टॉर्म क्या होता है एक रेत भरी आंधी होती है। इज अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमेन कॉमन इन अ एरिड रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स, जहां पर जो रेगिस्तानी इलाका है शुष्क इलाका है वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है, कैसी सूखी हवाएं। ऑफन फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म आउटफ्लो कोल्ड हबूब्स, जो कि किस तरीके से कही जाएंगी, ये कही जाएंगी आपकी थंडरस्टॉर्म के रूप में। थंडरस्टॉर्म क्या होता है एक बहुत आंधी भरा तूफान आना, जिसे जिसे अक्सर हबूब के नाम से जाना भी जाता है। और ये होती क्या है हबूब्स लाइफ लार्ज अमाउंट ऑफ लूज एंड सैंड एंड डस्ट क्रिएटिंग हाई विजिबिलिटी रिड्यूसिंग वॉल ऑफ पार्टिकल्स। तो होता क्या है कि जो ये हबूब्स नामक हवाएं हैं ये तेजी से उत्पन्न होती है और बड़ी मात्रा में क्या लेकर आती है अपने साथ रेत और धूल को ऊपर उठा देती है, जिससे क्या होता है कि देख देख भी नहीं पाते कि सामने क्या चीजें हैं। और धूलों की क्या बना देते हैं ऊंची ऊंची दीवारें बना देते हैं, जिससे देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ इससे इफेक्ट होती है, एनिमल्स लाइफ इवन इससे क्या होगी अफेक्ट होगी। तो ये भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है। तो अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन। तो होता क्या है कि जो आपदा न्यूनीकरण है, मिटिगेशन मतलब न्यूनीकरण है, उसको किस तरीके से कम करनी चाहिए या उसका क्या महत्व है। तो वही इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में है हमारा डिजास्टर मिटिगेशन रेफर टू सस्टेन लॉन्ग टर्म एक्शन टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन पीपल प्रॉपर्टी एंड द इकोनॉमी। कि आपदा न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है कि आपदा को कम करना जो निरंतर और लंबे समय से होती आ रही है, जो लोग संपत्ति हो गई अपनी इकोनॉमिक हो गई और उस पर क्या उसको क्या करना जोखिम उसके जोखिम को कम करना, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कुछ नए नए रूल्स वगैरह या फिर नए नए नियम हमारे लागू होते जा रहे हैं, जिनको अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है सेव लाइव्स एंड रिड्यूस इंजरीज, कि लोगों की लाइफ को सेव करना और जो घटनाएं हो रही हैं यानी कि जो इंजरीज हो रही है दुर्घटनाएं हो रही है उनको कम करना। Proactive measure like strengthening homes and reinforcing structure and directly prevent fatalities। तो होता क्या है कि घरों को मजबूत बनाना, संरचनाएं हैं जो उनको मजबूत करना, जैसे सक्रिय उपाय जो हैं जिनसे मृत्यु को और जो जितने भी आ, हादसे हो रहे हैं उनको क्या किया जा सकता है कम किया जा सकता है। तो उसी के लिए डिजास्टर मिटिगेशन को लाया गया। तो देख लेते हैं, एक हमने टॉपिक पहले पीछे पढ़ा कि सेव लाइव्स एंड रिड्यूस इंजरीज। सेकंड वही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लॉस को कम करना। मिटिगेशन प्रिवेंट एक्सटेंसिव डैमेज टू होम्स बिजनेस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेविंग बिलियंस इन रिकंस्ट्रक्शंस। यानी कि इससे क्या हो रहा है घरों को व्यवसाय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से होने वाले नुकसान को क्या करा जा सकता है रोका जा सकता है, जिससे पुनर्निर्माण में क्या हो सकती है अरबों बिलियंस ऑफ रुपीस की क्या करी जा सकती है सेविंग की जा सकती है। इंश्योर थर्ड पॉइंट है हमारा इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी।
यानी कि इस चीज का पूरा ध्यान रखना कि जो हमारी बुनियादी संरचना है उसकी सेफ्टी करना। इट कीप्स हॉस्पिटल्स, इसमें क्या रखते हैं, हॉस्पिटल्स को, पावर ग्रिड्स को एंड कम्युनिकेशन लाइन ऑपरेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी कि जैसे ही कोई आपदा आती है तो उस दौरान जो है हॉस्पिटल्स हो गए और पावर ग्रिड्स हो गई, यानी कि जो बिजली वगैरह वाली चीज जगह होती है, एंड कम्युनिकेशन यानी कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, संचार लाइनें होती है, इनका पूरी तरीके से चालू रखना। तो ये चीजें हमारी सेफ्टी के पर्पज से होती है और इनको क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनका इनकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए ताकि ऐसे टाइम पर इनका यूज किया जा सके। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो बिल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस, यानी कि जो सामुदायिक लचीलापन है वो होना बहुत जरूरी है। यानी जो हमारी कम्युनिटी है, इट अलाउ कम्युनिटीज टू विथस्टैंड हैजर्ड एंड रिकवर फास्टर, कि जो समुदाय हैं उनको खतरों का सामना करने और उनसे तेजी से उभरने में क्या करें, उनको सक्षम बनाए। यानी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो उस दौरान आपको क्या करना है, कौन-कौन से मेजर टेक्स आपको लेने हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं उन चीजों से। वही अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि लागत का क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन मिटिगेशन इज अ फार चीपर पेइंग फॉर रिपीटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, यानी कि जो आपदा प्रक्रिया है और सुधार है उस पर बार बार खर्च करने की तुलना में इस पर क्या करना चाहिए, विनिवेश करना कहीं अधिक सस्ता कहा जाता है। यानी कि जो ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसका हम अपनी इकोनॉमी के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस चीज में निवेश करना है, कहाँ पर हमें पैसे को लगाना है और कहाँ पे हमें चीजों को सही तरीके से यूज करना है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन होता है, यानी कि वेदरिंग वगैरह होती है, इन सब चीजों को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा लैंडफॉर्म्स के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम जो डिजास्टर है मैनेजमेंट है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में किस तरीके से मिटिगेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपने नेचुरली पढ़ी हुई हैं, आपको कुछ समझ में भी आती है, लेकिन इनको अपनी लाइफ में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को अपने अपनी लाइफ को इन सबसे कनेक्ट करके चल सकते हैं। तो कुछ इसमें चीजें बताई गई हैं और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।